मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका 12th बोर्ड में वो है 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉन कैलकुलस पार्ट। नो डाउट कैलकुलस पार्ट इम्पॉर्टेंट है ही, बट नॉन कैलकुलस पार्ट अभी लास्ट मोमेंट पे हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे। और इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर, अगर हम बात करें किसी भी वेक्टर की शक्ल कैसी होगी, कोई वेक्टर अगर रहेगा तो उसकी शक्ल होगी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। मतलब उसमें एक्स कंपोनेंट होंगे, वाई कंपोनेंट होंगे, जेड कंपोनेंट। जहाँ ए क्या है, ए है गाइज एक्स कंपोनेंट, बी क्या है, बी है वाई कंपोनेंट, एंड सी क्या है, जेड कंपोनेंट। मतलब अगर मैं 3D में बात करूं तो अगर ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो अगर कोई वेक्टर है सी, तो ये वेक्टर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। जैसे ये एंगल अगर अल्फ़ा है एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर, और ये पी वेक्टर है सी, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पी वेक्टर से आप परपेंडिकुलर गिरा दो, पी वेक्टर से परपेंडिकुलर गिरा दो आप एक्स वाई प्लेन पे, और एक्स वाई प्लेन पे जहाँ गिरेगा वहाँ से अगर आप एक्स जेड प्लेन पे सपोज, और आप ये जो कंपोनेंट होगा ये जेड कंपोनेंट होगा, ये ये जो होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, और ये जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ ये जो हाइट है यहाँ, ये इसका वाई कंपोनेंट है। मतलब फ़िलहाल ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि पी वेक्टर क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जहाँ एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट मतलब ए, वाई कंपोनेंट मतलब बी और जेड कंपोनेंट सी। सी पी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। और वो जो अल्फ़ा, अगर अगर एक्स के साथ अल्फ़ा बना रहा है तो कॉस अल्फ़ा जो होगा, कॉस अल्फ़ा जिसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, कॉस अल्फ़ा जो होगा वो गारंटी है ए अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, मतलब पी का मैग्नीट्यूड, सॉरी पी का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब आप कह सकते हो कि दिस इज़ ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। सी वैसे ही अगर वो अल्फ़ा है और अगर ये बीटा है, अगर ये बीटा है तो कॉस बीटा इक्वल टू बी कंपोनेंट अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट आएगा। और लास्ट कॉस गामा, ये एंगल, ये इसके और इसके बीच का एंगल, मतलब पी वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल अगर गामा है तो कॉस गामा इक्वल टू सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी आएगा, और ये सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। और इसी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हो गया, जिसको जनरली एल एम एन से लिखते हैं, डायरेक्ट एल एम एन, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ओके, अब आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दो कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट मीन्स एल एम एन। अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो हमेशा देखो क्या आएगा, आप खुद से देखो, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा, और ऊपर भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस तरह से दो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे भी अंडर रूट हट जाएगा और आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक कैंसिल होकर के वन आ जाएगा। इस तरह से हमारे एक प्रूफ हो गया क्या, कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा वन होता है। ये ध्यान रखना, पहला बात। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें गाइज। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज़ एक वेक्टर है पी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, मैं अगर बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। आपको पता है ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 9,
√14, राइट। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे? सुनो, डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं ये कंपोनेंट, ये 2 -1 3, ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो ये 2/√14, -1/√14, 3/√14। होप आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस क्लियर हो गए होंगे। ओके गाइज, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही करेंगे। आप सिर्फ ये लेक्चर मुझे देख लो और जितना मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये इतना ही कर लो, आपका कम से कम 3D वाला पार्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो 11.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे, ज़्यादा नहीं कुछ है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला है कि एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है, तो बताओ इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा बच्चा cos 90 डिग्री, cos 135 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा एक तरह से 0, cos 135 आपको पता है 45 -1/√2 आएगा एंड cos 45 1/√2 आएगा। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा। ओके इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लाइन का इक्वेशन, इस पे ज़रूर फोकस करो यार। एक बात बताओ मुझे, किसी भी लाइन की शक्ल कैसी होती है? किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर कोई भी एक लाइन है तो आप दिमाग बैठा लो कि मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसके अलोंग एक वेक्टर, इसके अलोंग एक वेक्टर, इसके पैरेलल एक वेक्टर हो, बी वेक्टर, और एक पॉइंट जहाँ से ये पास कर रहा हो जिसका पोजीशन वेक्टर अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर ऑरिजिन का यहाँ है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर ए वेक्टर है, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1, तो आपको पता है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1i + y1j + z1k। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो समझ लेना पोजीशन वेक्टर दे रखा हो। अगर कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर 1i + 2j + 3k है, ठीक है। x1i + y1j + z1k इसका पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का। और इस लाइन का इक्वेशन जो होगा बच्चा, इस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होगा r वेक्टर = a वेक्टर + लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म है। और इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में होगा, अगर वो पॉइंट x1 y1 z1 है तो x - x1 अपॉन अच्छा बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर में भी तो कुछ कंपोनेंट होंगे, जैसे ai + bj + ck। मतलब अगर इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, किसका? उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो x - x1 एक्चुअल में ये लाइन है, ये वेक्टर नहीं है, तो मुझे ये एरो नहीं देना चाहिए, ये हटा दे रहा हूँ और इसकी जगह पे मैं लाइन का एक्सप्रेशन दे रहा हूँ लाइक दिस। ओके हाँ, तो x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = z - z1 अपॉन c। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक, कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन दे रखा होगा तो इसी फॉर्म में दे रखा होगा, या तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा, या तो वेक्टर फॉर्म में, या तो कार्टेशियन फॉर्म में। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म का ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। ओके सी, या तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होगा या तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो या कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो, जैसे ही लाइन का इक्वेशन दे तो समझ लेना इनडायरेक्टली आपको एक पॉइंट दे रखा है जहाँ से लाइन पास हो रहा है और उसके लॉन्ग एक वेक्टर दे रखा है जो उसके लॉन्ग पैरेलल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ एक लाइन है जो कि x + 1 अपॉन 2 है और इक्वल टू 2y - 1 अपॉन 3 है और इक्वल टू 1 या 3 - z अपॉन 5 है। सी, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस लाइन के अलोंग अगर आप बताओ कि कौन सा वेक्टर पैरेलल है या किस पॉइंट से पास कर रहा है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करोगे। कोई भी चीज़ एनालाइज करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहले चेक करोगे x के बाजू में 1 है कि नहीं है, हाँ है, यहाँ नहीं है, इसमें से 2 कॉमन लोगे। यहाँ पे भी उल्टा है, कहाँ नहीं, -z नहीं चाहिए, z - 3 चाहिए, तो ये तो ठीक है, ये एज इट इज़ रहने दो।
और यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1/2 अपॉन 3, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो z माइनस 3/5। अब आप फाइनली देखोगे कि इस 2 को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर, पूरे को 2 से नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4, ये 2 गायब हो जाएगा, y माइनस 1/2 अपॉन 6, और ये 2 से ही नहीं -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से करेंगे तो 10 आएगा, z माइनस 3/10, और उस माइनस को नीचे ले आएंगे तो -10। सी ध्यान रहे, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अलोंग जो वेक्टर है, सी एक गलती हो गई, ये 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, इसको काटने के लिए तो किया है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 3 ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो वो 3 ही रहेगा गाइज, वो 2 को हटाने के लिए ही 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 ही रहेगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल नहीं होंगे, ये 6 नहीं होगा। नाउ अब अगर मैं बोलूँ कि ये जो लाइन था वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप बोलोगे -1, क्योंकि x प्लस 1 है तो -1, 1/2 है, -1/2 है तो +1/2, और -3 है तो +3, ये यहाँ से पास कर रहा है, और ये जो b वेक्टर है जिसके अलॉन्ग ये पैरेलल है वो 4i + 3j - 10k है। आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करोगे तभी मालूम चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, सपोज क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -1, 2, 3 and parallel to a line x minus 1/3 equal to 3y minus 2/5 equal to 7 minus z/2। इसका मतलब है कि मुझे क्या चाहिए, बी वेक्टर चाहिए। सी मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो, मतलब एक पॉइंट तो मुझे देखो, लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए क्या आपको, एक पॉइंट जहाँ से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, यहाँ से पास कर रहा है, लेकिन मुझे इसके अलॉन्ग एक वेक्टर भी चाहिए। तो कह रहा है ना भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक बात बताओ कि इस लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो निकाल लें, क्योंकि ये जिस लाइन के अलॉन्ग वेक्टर होगा ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होंगे, तो आप क्यों ना ये काम करोगे, इसका वेक्टर निकाल लो। तो इसमें जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा, मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको लिखोगे, यहाँ पे मुझे 3 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे -z नहीं चाहिए, तो सबसे पहले x - 1 को रहने दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वहाँ से 3 कॉमन लो तो y - 2/3 आएगा, और वहाँ से माइनस कॉमन लो तो z - 7 आएगा, और नीचे जो कहानी है वो रहने दो 5 और 2। अब उस 3 को हटाना है, अगर इस 3 को हटाना है तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 हट जाएगा और आ जाएगा नीचे x - 1/9 इक्वल टू y - 2/3/5 ही रहेगा, इक्वल टू वो माइनस नीचे आ जाएगा z - 7/-6। मतलब जो b वेक्टर है वो है 9i + 5j एंड -6k। इसका मतलब है अपना जो लाइन होगा वो इसके अलॉन्ग होगा, और वो इस पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब अपनी लाइन का इक्वेशन होगा x -1 है तो +1 इक्वल टू y - 2 इक्वल टू z - 3, और डायरेक्शन रेशियो क्या लोगे, 9, 5 और -6। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, जो इस पॉइंट से पास करेगा और इस लाइन के पैरेलल होगा। क्या कहानी समझ में आ रही है? होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ऐसा कहीं भी दिखाई दे जहाँ पे लाइन का इक्वेशन मालूम को पता करना हो, और एक पॉइंट के लॉन्ग हो और एक लाइन के पैरेलल हो, तो आप ये काम कर सकते हो। देखो मैं पूरा थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ,
क्वेश्चन कैसा भी आए आपको बन जाएगा, ठीक है। बस एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगला देखो, अगला टाइप है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे एग्जाम्पल 7 है आपके पास NCERT का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6, 3, 4, 6। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 2 पॉइंट से आपका लाइन पास कर रहा है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको क्या मिल गया, 1 पॉइंट चाहिए था, 2 पॉइंट मिल गया। मतलब 1 पॉइंट तो मिल ही गया ना यार, कम से कम 1 पॉइंट तो मिल ही गया, कोई पॉइंट यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके लाइन का इक्वेशन क्या आने वाला है, आपके लाइन का इक्वेशन आने वाला है अच्छा एक बात बताओ, इन जनरल अगर फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो एक पॉइंट कोई भी यूज़ कर लो। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या सुन लो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है, और इन दोनों से आपका लाइन पास कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी लाइन के इक्वेशन के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए था, वो क्या, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए मुझे वो वेक्टर। तो मुझे बताओ इसके अलॉन्ग एक वेक्टर ए बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। तुझे पता है ए बी वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर का मतलब हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 के। तो भाई हमारा जो ए बी सी है वो यही तो होगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो जो नीचे यहाँ ए बी सी आता है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या ले लेंगे, इस बार उसकी जगह पे यहाँ पे ले लेंगे ए की जगह पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आप ये चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 माइनस y x2 y2 z2। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो हमारे लाइन का इक्वेशन निकल गया ना 2 मिनट में। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मतलब x प्लस 1, y माइनस y1 मतलब y प्लस 0, y माइनस 0, और z माइनस z1 मतलब z माइनस 2। z1 की जगह देखो ना, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है, सॉरी x1 y1 z1 है, ये क्या है x1 y1 z1 है। तो रख दो वैल्यू, ठीक है। क्या कहानी समझ में आ रही है यहाँ तक गाइज। तो -1, 0, 2 था, 0, 2। तो समझो 0, 2 का मतलब क्या हो गया, z माइनस 2। अब अपॉन में चाहिए क्या, अपॉन में क्या आएगा, 3 माइनस ऑफ -1, 3 प्लस 1, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। और कहानी देखो, ये आपका इक्वेशन रेडी है, x प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 4। ये बात अलग है कि इस बार डायरेक्शन रेशियो 4, 4, 4 है, तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y इक्वल टू z माइनस 2। अगर ऐसा आप लिखते हो तो भी इसका मतलब है इसके नीचे ना 1 है, इसका मतलब इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है ना वो है i प्लस j प्लस k। मतलब इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है, लाइन के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो i प्लस j प्लस k है। क्यों, क्योंकि उसका हर एक कंपोनेंट 1, 1, 1 हो गया, राइट गाइज। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब मुझे एक बात बताओ, 2 लाइन्स है ऐसे और ऐसे, तो इनके बीच का एंगल, मतलब इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है भाई, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है b1 वेक्टर और इसके अलॉन्ग जो है b2 वेक्टर। क्यों b1 b2 लिया, क्योंकि 2 लाइन है, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और इसके अलॉन्ग जो लाइन है x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर कि जब भी इक्वेशन दे रखा होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करना, तभी ABC निकालना। मतलब x के बाजू में 1 जरूर लाना, y के बाजू में 1 जरूर लाना, z के बाजू में 1 जरूर लेना। अगर कहीं x माइनस 2 इक्वल अपॉन 3 लिखा हुआ है और ये 2y माइनस 1, बार बार मैं बोल रहा हूँ 2y माइनस 1 अपॉन 5 है, और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये 3 माइनस z अपॉन 2 है, तो गाइज इसका डायरेक्शन, इसके अलॉन्ग जो वेक्टर होगा वो 3i प्लस 5j प्लस 2k नहीं होगा। पहले आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा, इस z को पहले पलटना पड़ेगा,
मुझे हमेशा एक्स वाई जी ही चाहिए। यहाँ एक्स है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 2y है, 2 कॉमन लेंगे, y माइनस 1/2 अपॉन 5, और ये z पलटेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस 3/2। अब 2 को हटाने के लिए, इस 2 को हटाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/6। और ये 10 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, उस 2 को ख़त्म करेगा सिर्फ, तो y माइनस 1/2/5 ही रहेगा, और इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 4 हो जाएगा, z माइनस 3/4, और ऊपर का माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये रहेगा। और ये जान लो कि अब जो वेक्टर है ना, जो इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो पैरेलल वेक्टर है वो है 6i + 5j - 4k। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी आप b1 वेक्टर निकालोगे, b2 वेक्टर निकालोगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही निकालोगे। तो अब मुझे बताओ, इस लाइन के बीच का एंगल निकालना हुआ, तो इस लाइन के बीच का एंगल मतलब कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है क्या होता है, b1.b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। मतलब आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, आपको अच्छे से आता है, क्योंकि एक्स एक्स कंपोनेंट देखो, 2i - j + 3k, मान लो ये वेक्टर आया, और एक वेक्टर है i + 2j + 3k। अब इसके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हुआ, या इसके बीच का एंगल निकालना हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट पता है क्या होता है, पहले डॉट निकालेंगे, 2 × 1 2, -1 × 2 -2, और 3 × 3 9, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और इनटू इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और उसके बाद जो आएगा उसका cos थीटा यहाँ लिख देना। यही एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा। मतलब 9/cos थीटा इक्वल टू 9 जो भी आई है, 2 × 4 3 × 9 √14 × √14, मतलब 9/14। ये जो आया cos थीटा, यही आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। तो दो बीच का, अच्छा मुझे क्या बताओ, दोनों के बीच का एंगल निकल गया। अगर मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर रहा, तो लाइन क्या रहा, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर रहा तो क्या होगा, सुन लो, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहा एक दूसरे के, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री केस में ये जो है, ये अगर cos 90 डिग्री हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, a1 a2, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब b1 का डॉट b2 के साथ करवाएंगे तो 0 आना चाहिए, मतलब b1.b2 मस्ट बी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है, मतलब ये a1i + b1j + c1, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, a1 a2, एक तरह से कार्टेशियन में a1 a2 b1 b2 और प्लस c1 c2, क्योंकि डॉट का मतलब यही होता है, इट मस्ट बी 0। अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। और पैरेलल हुआ तो, पैरेलल हुआ तो कि दो लाइन अगर पैरेलल हुआ तो कैसे पता करेंगे, दो लाइन पैरेलल हुआ मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, तो भाई इसका जो a1 है, b1 है, c1 है, और इसका a2 b2 c2 ये पता नहीं क्या है, ये जो नीचे आने वाला, ये इनका रेशियो, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा रहा तो समझ लेना पैरेलल है। मतलब एक तरह से दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, तो इतना ध्यान रखोगे। एक बात मैं फिर से बता दूं कि सबसे लास्ट चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये लाइंस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपको लाइन की समझ में आ गई, लाइन का समझ आ गया कि लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, लाइन कब परपेंडिकुलर होगा और कब पैरेलल होगा। मेरे कहने का मतलब कि लाइन को हमेशा, जब भी अगर आप a1 b1 c1, एक बात याद रखना, आपको पता है लाइन ऐसा होता है, आपको पता है लाइन ऐसा होता है, और ये ए बी सी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखना, ये आँख बंद करके आपको नहीं लेना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर यहाँ पर 2x - 3/5 है तो ये 2 को पहले गायब करोगे। अगर यहाँ पर 5 - y है तो पहले आप यहाँ पर y को प्लस बनाओगे। अगर यहाँ पर 3z - 6 है, या दोनों एक ऐसा काम कर देता हूँ, 6 - 3z लिख देता हूँ, 6 - 3z है
तो पहले आपको यहाँ पे एक तो z को पॉजिटिव बनाना है और 3 भी बाहर लेना है, और नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, सपोज़ यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो आप एक बात समझो, इस लाइन के इक्वेशन में आप आँख बंद करके नहीं बोल दोगे कि इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है वो 5i + j और +2k है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से 2 गायब करना पड़ेगा, उसके लिए 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x - 3/2। यहाँ से y गायब -1 लोगे कॉमन तो आ जाएगा y - 5/1, और यहाँ से -3 कॉमन लोगे तब जा कर के z पॉजिटिव होगा, और -3 कॉमन लोगे तो z - 2 आएगा और /2। ऐसी कहानी रहेगी। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ से 2 भी गायब करना है, यहाँ से 2 गायब करना है, और यहाँ से 3 गायब करना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, और क्या करो, पूरे को 6 से, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो गायब हो जाएगा, 2 3 जा 3 2 जा। अब उस अब ऐसे लिख दो x - 3/2/5 3 जा 15। इतना मैंने बहुत बुरा कंडीशन लेके रखा है, एग्जाम में इतना टफ नहीं आता, लेकिन फिर इस माइनस को नीचे लाओगे y - 5/-6, और इस माइनस को नीचे लाओगे तो z - 2/2 2 जा 4 -4, और आप बोलोगे कि जो हमारा b वेक्टर है ना वो 15i -6j और -4k है। समझ में आया, ये मेरा एक वेक्टर। अब ऐसे दो लाइन अगर देगा तो दोनों का ABC आप जरूर निकालोगे, राइट। उससे क्या होगा, B1 वेक्टर मिल जाएगा, B2 वेक्टर मिल जाएगा, तो मालूम चलेगा वो पैरेलल है या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। याद रखना कि अगला जो टॉपिक हमारा है वो पूरा का पूरा कंसर्न है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ध्यान रखना, प्लेन में लाइन 3 तरह से ही हो सकता है, प्लेन में लाइन 3 तरह से हो सकता है, या तो वो इंटरसेक्ट करे, या तो वो इंटरसेक्ट करे, या तो वो पैरेलल हो, और या तो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करे। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आएगा, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन याद रखना फॉर्मूला इन दोनों के लिए अलग है और इसके लिए अलग है, इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया, समझ लेना कि ये कंडीशन है, और शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं आया तो समझ लेना ये कंडीशन है। और ये तो दिखेगा, ये तो दिखेगा पैरेलल लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग लगेगा, याद रखना, पैरेलल लाइन के लिए अलग है। गाइस मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये जो है ये 2 लाइन है, एक ये और एक ये। मैंने आपको बोला था कि आप इमेजिन करो 2 लाइन, एक सीलिंग में और एक फ्लोर में, ठीक है। तो ये 2 लाइन जो है, ऐसा लाइन इमेजिन करना जो सीलिंग में हो और फ्लोर में हो और पैरेलल नहीं हो, और ये कभी नहीं मिलेंगे, स्क्यू लाइन्स कभी नहीं मिलते, और अगर ये मिल गए तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। इसी लाइन फ्लोर और सीलिंग को मिला दो तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये 2 लाइन जो होंगे उसमें क्या होगा, मान लो एक लाइन है ये, और दूसरा लाइन है ये। इसे म्यू क्यों लिया, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट लेने के लिए अलग अलग लाइन है ना, इसलिए म्यू ले लिया। तो याद रखना, इसमें B1 वेक्टर निकाल लेना, B2 वेक्टर निकाल लेना, A1 वेक्टर निकाल लेना, A2 वेक्टर निकाल लेना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा B1 का B2 से क्रॉस करवा दो, A2 का A1 से क्रॉस करवा दो, या A1 का A2 से, A1 क्रॉस A2 करो या A2 क्रॉस A1 करो, फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट लोगे सेम ही आएगा। B1 क्रॉस B2 और A1 क्रॉस A2 करवा दो और दोनों का डॉट करवा दो, और उसके बाद नीचे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देना, और बाद में हो सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए मॉड ले लेना, डिस्टेंस है ना तो पॉजिटिव लेंगे, और नहीं तो कार्टेशियन में दे रखा है, तो कार्टेशियन में दे रखा है तो या तो B1 B2 होता क्या है यार, B1 B2 होता क्या है, B1 निकालने में क्या जा रहा है, B1 क्या होता है, B1 वेक्टर होता है A1i प्लस B1j प्लस C1k, और B2 वेक्टर क्या होगा A2i प्लस B2j प्लस C2k, और उसके बाद कर लेना अपना काम। और A1 A2 क्या होता है, ये x1i प्लस y1j प्लस z1k, x2i प्लस y2j प्लस z2k, यही तो है सब। समझ में आ रहा है क्या, तो आप क्या करोगे, ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ सबसे पहले आप
ये कर सकते हो कि आप कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो या वेक्टर फॉर्म में दिया हो, आपको B1 B2 A1 A2 पता होना चाहिए, और आप ये डॉट और क्रॉस निकाल करके आप ये काम कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये फॉर्मूला याद करोगे जो कि काफ़ी लेंदी लगता है मुझे, आपको याद रहता है तो आप ये याद कर सकते हो। तो यहाँ से आप x1 x2 y1 y2 जो भी वैल्यू है वो रख दो और निकाल लो। अगर ये डिस्टेंस ज़ीरो आया, अगर इफ़ d इक्वल टू ज़ीरो, देन यू कैन कंक्लूड दैट कि दे आर इंटरसेक्टिंग, मतलब दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगे। और हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पता कर सकते हैं, वो हम बाद में आपको सिखाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये आप देख लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस निकालना, क्योंकि स्क्यू लाइंस ही आएंगे और नहीं तो पैरेलल लाइंस आएंगे। अच्छा एक बात याद रखना, पैरेलल लाइंस में आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला पैरेलल लाइंस में यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में B1 और B2 पैरेलल हो जाते हैं। क्योंकि देखो एक लाइन जो है वो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल रहा तो क्या होगा, इसका जो आएगा आर वेक्टर इक्वल टू A1 तो अलग होगा प्लस लेमडा टाइम्स B1, और ये आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर तो अलग होगा प्लस म्यू टाइम्स ये भी B1 ही होगा। तो दोनों को B1 B2 क्यों लें, तो B ले लेते हैं, तो ये भी होगा B वेक्टर। अब जब B1 और B2 सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ये जीरो बाई जीरो आ जाएगा। इसीलिए आप इसके बारे में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते पैरेलल लाइंस में, आपको पैरेलल लाइंस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस की पहचान कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल लाइंस की पहचान ये होगी, उसका बी वेक्टर सेम रहेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो इस एग्जांपल के लिए अगर आप क्वेश्चन लेते हो, जैसे अगर आप क्वेश्चन लेते हो क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसे पहले पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लिख लो। पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला है ना बच्चा, वो ये है, वो सिंपल है, D इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि इसमें बी ही है, B1 B2 है ही नहीं। बी वेक्टर का क्रॉस करवाओगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से, ठीक है ना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से। ओ हो मैंने गलती कर दी है, पिछला फॉर्मूला जो है उसमें मैंने गलती ये कर दी कि B1 क्रॉस B2 डॉट मैंने A1 क्रॉस A2 करवा दिया, वहाँ मैंने क्रॉस लिख दिया था, वो गलत है, A2 माइनस A1 है। याद रखना, यहाँ मैंने क्रॉस करवा लिख दिया था गलती से, वो क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, वो A2 माइनस A1 है, मतलब एक में माइनस करना A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट करवा करके B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्योंकि मुझे यहाँ से याद आया, यहाँ पे भी A2 माइनस A1 निकालते हैं, यहाँ पे भी A2 माइनस A1 निकालते हैं, लेकिन वहाँ B1 क्रॉस B2 से डॉट करवाते हैं, यहाँ सीधे B से क्रॉस करवा देते हैं, यहाँ B से क्रॉस करवा देते हैं और B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया क्या, B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे, बस इतना ही है। मतलब B1 क्रॉस B क्रॉस करवाओगे A2 माइनस A1 से, उसका फिर बाद में मैग्नीट्यूड ले लोगे। आप चाहो तो एग्जांपल करके देख सकते हो, या वो करा दे रहा हूँ, ठीक है, वो करेक्शन जरूर कर लेना। पिछले में मैंने गलती से A1 क्रॉस A2 करवा दिया है, A2 क्रॉस A1 करा दिया, ये क्रॉस नहीं है, ये A2 माइनस A1 है वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी A2 माइनस A1 है, इसलिए याद रखना आसान है। यहाँ पे दो अलग अलग वेक्टर हैं B1 B2, इसलिए B1 क्रॉस B2, यहाँ B1 B2 सेम है तो B से क्रॉस करवा के B से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, बस इतना ही। देखो गाइज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है एक्सरसाइज 11.2 का आखिरी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के, एंगल वाला भी निकाल लेना एक दो क्वेश्चन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है 12 क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 17 तक। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 17 तक मैं 2 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, शॉर्ट में मैं कर देता हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर राइट एंगल्स। मुझे बताओ, लाइन का इक्वेशन दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 7 बाई माइनस 14 अपॉन 2P इक्वल टू Z माइनस 3 अपॉन 2। तो मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 7 यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ माइनस में नहीं चाहिए, तो पहले यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है।
दोनों इक्वेशन, एक और इक्वेशन है और वो कह रहा है 7 माइनस 7x अपॉन 3p, ये y माइनस 5 अपॉन 1 और इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका डायरेक्शन रेशियो, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट दे आर परपेंडिकुलर। तो भाई उसके लिए परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन लिखोगे। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, फॉर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। तो भाई उसके लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता तो होना चाहिए ना। a1 ये नहीं है, a2 ये नहीं है, a1 b1 c1 ये नहीं है, ये a2 b2 c2 नहीं है, डायरेक्ट नहीं लोगे। समझ में आया, इसमें गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ऊपर हर एक वेरिएबल के बाजू में 1 नहीं है, 1 लाना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। आपको सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, तो x माइनस 1 अपॉन 3, यहाँ से 7 कॉमन लेना है, 7 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 अपॉन 2p, और यहाँ से z माइनस 3 अपॉन 2, सही है। अब आपको बता दूँ, इस 7 को हटाने के लिए पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो आएगा ना, वो आएगा -21 कॉमा 2p और कॉमा 7 2 14, ये इसका डायरेक्शन रेशियो आया, ओके। और इसमें भी 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो -7 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1, सही है, y माइनस 5 अपॉन 1 सही है, और 6 माइनस z, माइनस कॉमन लोगे और z माइनस 6 कन्वर्ट करोगे अपॉन 5। अब इस 7 को हटाने के लिए पूरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 7 7, ये 7 तो चला गया, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, -3p। क्यों? वो ऊपर से जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और ये हो जाएगा 7 5 जा 35, लेकिन ऊपर का जो माइनस है वो नीचे आ जाएगा, तो -35। और अब इन दोनों डायरेक्शन रेशियो, ये a1 है, ये a2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब -21 इंटू -3p प्लस 2p इंटू 7 प्लस 14 इंटू -35 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो निकाल लोगे। मैं तो कहता हूँ 7 कॉमन लेकर कट कर लो थोड़ी देर के लिए, आप कैलकुलेशन कर लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूँ। 7 2 जा 7, 7 3 जा, और 2 जा रहा है, 2 नहीं जा रहा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3p, 3 2 3 जा 9p, ये 7 चला गया, प्लस 2p, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा -70 इक्वल टू 0। 9 + 2 11p इक्वल टू 70, बड़ा गंदा p आ रहा है, 70/11, क्या ये सही है? एक बार क्रॉस चेक करना, तो क्या ये सही है? गाइस आंसर चेक कर लिया मैंने, 70/11 ही आ रहा है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ऑड आंसर आते हैं, तब वो डरना नहीं है, 70/11 ही है, लेकिन बहुत ईजी सवाल था ये, राइट, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखोगे 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13, 11.2 का ही 13, ये भी सेम है, सेम क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सो दैट द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लाइंस क्या दे रखे हैं, अब वो देखो गाइज, यहाँ पे जो लाइंस दे रखे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक्स के बाजू में 1 है, देखो और से देखना, वाई के बाजू में 1 है, जेड के बाजू में 1 है, तो यहाँ पे आसान है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पे जो बी वेक्टर है ना, वो ये हमारा जो है b1 वेक्टर, वो है 7i - 5j + k, ओके। और यहाँ जो b2 वेक्टर है मेरा, जो इसके अलॉन्ग जो पैरेलल है, वो i + 2j + 3k। बोलोगे सर a1 a2 क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, a1 a2 अभी तो निकालना नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको निकालने का मन है a1 a2 तो आप निकाल सकते हो। a1 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये -5 है तो 5i, यहाँ +2 है तो -2j, और यहाँ 0 है
तो प्लस 0k, और यहाँ पे तो भाई 0i 0j, मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा है एक तरह से, 0i 0j 0k, 0,0,0,0 से पास कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाला जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास कर रहा है, ओके। तो वो हम, मुझे पास करने से क्या मतलब है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना, तो आपको दिखा देना है b1 क्रॉस b2। आप जरा b1 डॉट b2 ये निकालोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 3, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, -10 और 3 1 जा 3, 7 + 3 0। इसका मतलब हो गया सिंस b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। या फिर आप इसको a1 a2 भी लिख सकते हो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये भी लिख सकते हो कंडीशन कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन, या तो b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 बोलो, या आप कहो कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, बात बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे आपको निकल जाएगा। और देखो मेरा सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन जो है NCERT ऐप में NCERT सॉल्यूशन वाले चैप्टर में जाओ। NCERT और NCERT सॉल्यूशन दो बुक्स हैं, आप NCERT सॉल्यूशन में जा कर के भी देख सकते हो, लिखने का तरीका वगैरह सब मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ से समझ लो और वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट, 14 15 16 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। दो लाइन दे रखा है आपको, एक लाइन है r वेक्टर इक्वल टू i + 2j + k और प्लस लैम्डा टाइम्स i - j + k, ओके। सी इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप ऐसे सीधे सीधे लिखोगे हेयर a1 वेक्टर i + 2j + k, a2 वेक्टर प्यार मोहब्बत से लिख लो 2i - j - k। सी ये जो होगा वो a1 होगा, ये जो होगा वो a2 होगा, ये b1 और ये b2, ये पूरा अच्छे से कलेक्ट कर लो। b1 वेक्टर इक्वल टू i - j + k और b2 वेक्टर इक्वल टू 2i + j + 2k, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है सीधे, b1 क्रॉस b2 निकाल लो पहले से ही, नहीं तो डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। आप एक काम क्यों नहीं करते, पहले आपने ये सब निकाल लिया करो। आप पहले a2 - a1 निकाल लो, तो a2 - a1 वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, 2i - i -j - 2j - 3j और -k और -k -2k, ये आ गया आपका a2 - a1। वैसे b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, i j k, उसके बाद कोफिशिएंट रखते हैं b1 का 1 - 1 1 और 2 2, यहाँ देखो 1 है और फिर 2 है। आप ये प्रॉपर तरीके से कर लो, देखो 2 यहाँ है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, वही रख दिया। और आपको ये डिटरमिनेंट मेथड आता है निकालने के लिए, i इंटू दिस माइनस दिस ऐसे करते जाएंगे। और ये अगर आपको निकालना आता है तो ये आएगा 3i + 3k, क्योंकि जे वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, जे वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जे वाला कंपोनेंट निकालोगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो जे कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से b1 क्रॉस b2, अब ये आ गया तो b1 क्रॉस b2। अब देखो इसका डॉट करवाओगे भाई, 3i + 3k का डॉट करवाएंगे किससे, i - 3j - 2k से। और नीचे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड कितना होगा पता है ना, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर √9 + 9 √18, जो कि होता है 3√2, ठीक है। तो ये 3√2 नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, 3 1 जा 3, वो हो जाएगा 0 और 3 2 जा 6 -6, राइट। तो 3 2 6 -6 और ये क्या आ रहा है 3 इंटू, ओहो ये i -3i है क्या, सॉरी ये निकालोगे ना तो -3i आएगा, -3i + 3k आएगा, तो ये -3i आएगा, सॉरी। तो -3i इंटू i -3 आएगा, ठीक है ना। ये -3 इंटू 1 -3
ये जे वाला 0 हो जाएगा और माइनस ये 3 इंटू 2 -6 और अपॉन 3√2। आंसर आ जाएगा -9 अपॉन क्या आ रहा है, -9 अपॉन 3√2। लेकिन मॉड लेना नहीं भूलेंगे, मॉड लेना नहीं भूलेंगे, मॉड लेना नहीं भूलेंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 और आंसर हट जाएगा 3/√2। रेशनलाइज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3√2/2। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, सी गाइज, हमको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। गौर से देखो, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है। एक्स के बाजू में 1 है, वाई के बाजू में 1 है, जेड के बाजू में 1 है, एक्स के बाजू में 1 है, वाई के बाजू में 1 है, जेड के बाजू में 1 है। बस यही देखना है पहले। भाई ये अगर हो गया ना, इसका मतलब है कि बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मेरा A1 वेक्टर क्या हो जाएगा? A1 वेक्टर हो जाएगा -i। क्यों? +1 है तो -i, +1 है तो -j और +1 है तो -k। और B1 वेक्टर क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर हो जाएगा 7i -6j और +k, राइट। और इसी तरह से यहाँ से निकलेगा A2 वेक्टर और B2 वेक्टर। भाई यहाँ पे भी -3 है तो +3i, -5 है तो +5j और -7 है तो +7k, राइट। और उसके बाद बी वेक्टर जो होगा, B2 वेक्टर वो हो जाएगा 1 है तो i, -2 है तो -2j और +1 है तो +k। ऐसा मैं क्यों कर पाया? क्योंकि भाई पहले मैंने चेक कर लिया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही था। मुझे यहाँ पे कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाले केस में मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये ज़रूर चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। और एक बार अगर आपका ये आ गया कि भाई नहीं ऐसा है, तो आपका A1 A2 B1 B2 सब निकल गया। अब आप क्या करोगे? सीधा वही काम करोगे, सबसे आसान, D = आप चाहो तो कार्टेशियन वाला फॉर्म ले सकते हो। ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, z1 है, A1 B1, भाई वो ना बहुत लंबा है। आप ना क्या करो, सीधा D B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। भाई क्या है, इतना आसान हो गया ना। कैसे? अपन को B1 क्रॉस B2 निकालना है, A1 A2 माइनस, तो पहले तो A2 माइनस A1 निकाल लो। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों का डिफरेंस 3i माइनस i 4i, 5j माइनस j प्लस 6j, 7k माइनस k प्लस 8k, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही B1 क्रॉस B2 निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा? i j k, B1 7 माइनस 6 1 और ये 1 -2 और 1 -2 और 1, और यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आएगा? i -6, i अगर पकड़ेंगे तो -6 माइनस ऑफ माइनस +2, अच्छा -j पकड़ेंगे क्योंकि प्लस माइनस प्लस लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको अच्छे से। -j लेंगे, -j, पहले i लेंगे फिर -j लेंगे फिर क्या लेंगे? -j लेंगे तो क्या करेंगे? इसके वाले को गायब कर देंगे। कलर चेंज कर देता हूँ, इसके वाले को गायब कर देंगे और इसके वाले को गायब कर देंगे। 7 × 1 7 और -1 × 1 1, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे? k वाला लेंगे तो k लेंगे प्लस k और इसको गायब कर देंगे और 7 × 2 -14, माइनस यहाँ का और यहाँ का माइनस, यहाँ का एक माइनस है, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा और 6 i j k निकल गया। अब देखो क्या आ गया? ये आ गया -4i, 7 - 1 6 -6j और 14 -6 -8 -8k। उसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल दूंगा। फिर डॉट निकालोगे, किसका? इन दोनों का डॉट करेंगे, तो 4 × 4 -4 -16,
6 इंटू -6 -36 और 8 इंटू -8 8 8 64 -64, ये डॉट हो गया अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 प्लस 64 का अंडर रूट, जो कि मैग्नीट्यूड है। हाँ क्या आ गया ऊपर जो आएगा वो जो आएगा 36 प्लस 64 116 आ रहा है ऊपर 116, लेकिन माइनस में आएगा -116, कोई बात नहीं, मॉड लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन अंडर रूट 116। भाई ऊपर 116 और नीचे 116 का रूट, तो वो कैंसिल होकर हो जाएगा अंडर रूट 116। क्या सही है 116, समझ में आ रहा है क्या? तो ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, अब इसको 2√29 भी ले सकते हो, 2√29, गौर से देखना करके यही आएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर है। देखो पैरेलल लाइंस का तुम्हारे बुक में मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। पैरेलल लाइंस वाले कंसेप्ट में क्या है सुन लो। पैरेलल वाले में ऐसा रहेगा x - 1 अपॉन कुछ तो रहेगा y, मैं सिंपल ले रहा हूँ, ऊपर 2z - 3 अपॉन 3, यहाँ 1 है, तो इसमें याद रखना x - 5 कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, और अगर ये 2 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट तो कुछ भी ले लो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 रहेगा। सिंस ध्यान रखना, अगर यहाँ 1 है 2 है 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 ही चाहिए, तभी पैरेलल होगा, और नहीं तो इसका मल्टीपल जैसे 2 4 6 है तो भी यहाँ पर ये कह लो एक तरह से कि सेम है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन 1 2 3 है या 2 4 6 है, बात बराबर है, A1 A2 निकाल लो, A1 तो निकल जाएगा ना, A2 निकल जाएगा ऊपर से, A1 A2 निकाल लेना, और B वेक्टर को क्या लेना I + 2j + 3k ही लेना, चाहे तो तुम ये ले लो चाहे तुम ये ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, बात बराबर ही पड़ेगा। और फॉर्मूला में लिखना B क्रॉस A2 - A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड, बस इतना ही है। वहाँ B1 क्रॉस B2 ले रहे थे, यहाँ सिर्फ B वेक्टर लेना, वहाँ B1 क्रॉस B2 ले रहे थे, यहाँ सिर्फ B वेक्टर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, इतना ही है सिर्फ लाइंस में।